हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम उमर सोफी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ये मेरा पहला वीडियो है। आज हम बात करने जा रहे हैं इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो काफी एक हॉट डिबेट रहा है वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया के लिए, जहां पे इसराइल को एज विक्टिम प्रेजेंट किया जा रहा है और पैलेस्टाइन को एज अ विलन। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई 109 साल पुरानी है, जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर 1 दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी थी, सेंट्रल पावर्स, अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में ऑस्ट्रिया, हंगेरी, टर्की, जिसको ऑटोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था, वो एक भाग था। और अलाइड पावर जिसमें यूरोपियन पावर्स थे, फ्रांस था, ब्रिटेन था, जर्मनी था, वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, ब्रिटेन यानी अलाइड पावर सेंट्रल पावर्स पे हावी हो जाते हैं और ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है। ऑटोमन एम्पायर के ही अंडर तब टर्की, पैलेस्टाइन वगैरह आते थे और ब्रिटेन पे इसका कब्जा आ जाता है। ब्रिटेन फलस्तीन की जमीन पे कब्जा करके ये प्रॉमिस करता है जिव्स को कि हम आपको एक होमलैंड देंगे और जो कि यही रहेगा, फलस्तीन। अब जिव्स को होमलैंड की जरूरत क्यों थी? आज से 2-3 हजार साल पहले जब जिव्स मारे गए थे, किनके द्वारा? क्रिश्चियंस के द्वारा, क्रूसेड्स में। क्रूसेड्स वो वॉर्स थे जो क्रिश्चियंस ने अंडरटेक किए थे टुवर्ड्स जिव्स, क्योंकि उन्होंने माना था कि जिव्स जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह को मारना चाहते। तो उसकी वजह से जिव्स दुनिया में बिखरे पड़े थे। अब ब्रिटेन ने उनसे वादा किया था कि हम आपको एक जमीन देंगे, आपको एक अपना मुल्क देंगे। 1914 ब्रिटेन कॉलोनी बना लेता है फलस्तीन को। बर्लिन, पेरिस और बाकी यूरोपियन पार्ट से ब्रिटिशर्स जिव्स को उठा के फलस्तीन में डालने लगते हैं। फलस्तीन के लोग नाराज हो जाते हैं, क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन रुकता नहीं है। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 होता है। हिटलर जिव्स को जर्मनी में काटता है, मारता है, गैस चैम्बर्स में डाल देता है। जिव्स वहां से भाग के फलस्तीन में पनाह लेते हैं और फलस्तीन के लोग उनको पनाह देते हैं। 1947 जब इंडिया आजाद हुआ, ब्रिटेन यही मसला फलस्तीन का उठा के यूएन के पास ले जाता है। और यूएस की दानाई देखिए, कितनी बेवकूफ विजडम का इस्तेमाल करके वो ये कहते हैं फलस्तीन के लोगों को कि हम आपकी जमीन को बांट देंगे, एक हिस्सा जिव्स को दे देंगे, एक हिस्सा हम आप मुस्लिम्स को दे देंगे। डिवीजन ऐसे हुआ डायगनली नहीं दोस्तों, कि एक हिस्सा इसराइल हो, एक हिस्सा फलस्तीन हो, बल्कि फलस्तीनियंस को 3 छोटे टुकड़े दिए गए, जिसका नाम गाजा, वेस्ट बैंक, रमल्ला वगैरह ऐसी जगह बनाई गई। फलस्तीनियों को हरगिज ये मंजूर नहीं था, क्योंकि इसीलिए कभी आप मैप पे फलस्तीन उन पे नहीं देखोगे। उनके अलग अलग अपने ही नाम वही पुराने हैं, गाजा, वेस्ट बैंक, और जो बाकी का सारा एरिया था वो जिव्स को दिया गया। काफी स्ट्रैटेजिक था। क्यों? क्योंकि अगर एक वेस्ट बैंक वाले को गाजा जाना है तो उससे इसराइल से परमिट लेना पड़ेगा। अपनी ही जमीन में से चलने के लिए खुद ही परमिट लेना पड़ेगा। काफी हालात खराब होते हैं, क्लैशेस स्टार्ट होते हैं। जो भी मुल्क, अरब मुल्क इसराइल के इर्द गिर्द थे, चाहे वो लेबनान हो, इराक हो, सीरिया हो, ये एक लीग बना लेते हैं जिसको अरब लीग के नाम से जाना जाता है। एंड दे स्टार्ट टू अटैक इसराइल। दिस इज द स्टोरी ऑफ 1956, 1951। इसके बीच में ये चीजें होती है। तो यूं होता है, इसराइल अमेरिका के पास जाता है, एम्यूनिशन लाता है, अपने ओन सिटीजन्स को ट्रेनिंग देता है और ये जंग जीत जाता है। इनफैक्ट जंग ही नहीं जीतता, बल्कि ये फलस्तीन की और जमीन खा लेता है। 1967 फिर से एक और वॉर होता है अरब्स और इसराइल के बीच में। फिर से इसराइल जीत जाता है एंड इवेंचुअली ये और जमीन हड़प लेता है। 1973 जब होता है, तब एक अटैक होता है। अरब्स इसराइलीज पर अटैक करते हैं और ये जिव्स का न्यू ईयर होता है तब। और जिव्स न्यू ईयर के दिन वाइन पीते हैं और वाइन पे वो क्या स्लोगन लेते हैं? नेक्स्ट ईयर वी विल सेलिब्रेट दिस इन जेरूसलम, कि अगले साल का जो हमारा न्यू ईयर है ये हम जेरूसलम में सेलिब्रेट करेंगे। और ये इस दिन से नहीं कर रहे, बल्कि इससे 2000 साल पहले से कर रहे हैं। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चाहत रही है उनको जेरूसलम ऑक्यूपाई करने की। तो क्या होता है दोस्तों, 1991 पहुंच जाता है, यूएसएसआर खत्म हो जाता है और फलस्तीन का सपोर्ट खत्म हो जाता है दरअसल, क्योंकि रशिया और यूएसएसआर जो था वो सपोर्ट करता था फलस्तीन को, और हिंदुस्तान तब यूएसएसआर को सपोर्ट करता था ड्यू टू सोशलिज्म।
क्योंकि यूएसएसआर भी प्रमोट करता था सोशलिज्म और इंडिया भी प्रमोट करता था सोशलिज्म को, ताकि इसी वजह से इंडिया भी फलस्तीन को सपोर्ट करता था। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, सोशलिज्म की बुनियाद खत्म होने लगी, इंडिया ने भी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स पकड़ लिए और उन्होंने फलस्तीन का कॉज जो था कहीं किसी हद तक छोड़ दिया। रिएक्शन ये रहता है दोस्तों कि अरब मुल्क अब कुछ नहीं कर पाते हैं, खाली उनके पास तेल है, उनके प्राइसेस बढ़ा देते हैं इसराइल और उनके सपोर्टिव नेशंस की तरफ, और इवेंचुअली क्या होता है कि प्रोडक्शन भी कम कर देते हैं ताकि डिमांड उनकी ज्यादा रहे, तंग आ जाए वो, दरअसल ये बात है। लेकिन कोई टस से मस नहीं होता है, इसराइल काफी पावरफुल होता रहता है, वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस, जो मोसाद काफी फेमस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेवलप करता रहता है। एंड इवेंचुअली 1991 में एक अकॉर्ड साइन होता है जिसको हम ऑस्लो एग्रीमेंट कहते हैं। ऑस्लो एग्रीमेंट में दोस्तों ये कहा जाता है इसराइल और पैलेस्टाइन आपस में पीसफुली रहेंगे, पैलेस्टाइन में इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस में मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स कौन गेन करता है, यही जिसको आज टेरर ग्रुप ऑफ हमास के नाम से जानते हैं। हमास ये वादा कर लेता है कि हम अपनी जमीन वापस लेंगे, लेकिन इसराइल यहां पे रुकता नहीं है। इसराइल का असल टारगेट जेरूसलम है और वो जेरूसलम की तरफ बढ़ते हैं। स्लोली क्या होता है, 1996 में इलेक्शन होता है, हमास बहुत सारी सीट्स जीत लेता है, लेकिन इसराइल अटेम्प्ट्स टू टेक ओवर जेरूसलम। वो अपने और इसराइली सेटलर्स को दुनिया वगैरह से लाके जेरूसलम की स्ट्रीट्स में, मकानों में उनको डाल देते हैं। और ये किनके मकान हैं? ये एक्चुअली फलस्तीनियों के मकान थे। तो कॉलोनियल फोर्सेस आने लगते हैं, कॉलोनीज बनने लगती है और सेटलर्स आके उनकी लैंड ऑक्यूपाई करने लगते हैं। इवेंचुअली दोस्तों क्या होता है, जेरूसलम अब तक तो यूएन कंट्रोल्ड था, क्योंकि तीन हिस्सों में अब तक ये देश बढ़ चुका था। फलस्तीनियों का जो कि वेस्ट बैंक वगैरह में थे, इसराइल जिनने मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट लिया था, और जेरूसलम जो कि यूएन के अंडर था। अब यूएन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। इनफैक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ये कहता था कि ये गलत है, ये कॉलोनियलिज्म नहीं चलेगा, लेकिन इसराइल ने नहीं सुनी। इसराइल अपने सेटलर्स को लौके जेरूसलम में बसा रहा था। अमेरिका ने 2017 में और एक गोला दाग दिया। टेल अवीव जो कि इसराइल की राजधानी थी, वहां से अपनी एम्बेसी को शिफ्ट करने का प्लान किया टू जेरूसलम। मतलब वो जेरूसलम को अग्री कर रहे हैं कि वो इसराइल का पार्ट है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है किनके लिए? हमास के लिए, क्योंकि जो मस्जिद अल अक्सा है काफी सेक्रेड मानी जाती है इस्लाम में। इनफैक्ट आज का जो किबला है जिसकी तरफ मुस्लिम्स प्रे करते हैं वो तो काबा है, लेकिन काबा से पहले किबला अव्वल जिसको कहते हैं, द फर्स्ट किबला, इट वाज मस्जिद अल अक्सा, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। तो काफी हर्टफुल रहा है मुस्लिम्स के लिए। एंड इवेंचुअली पैलेस्टीनियंस ने प्रोटेस्ट किया एंड दे स्टार्टेड टू पेल्ट स्टोन्स। उन्होंने पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी टुवर्ड्स दीज कॉलोनियल फोर्सेस, और कॉलोनियल फोर्सेस पे पत्थरबाजी हुई, लेकिन बदले में उन पे गोले ताके जाते हैं, हेवी बॉम्बिंग की जाती है। कहा जाता है कि हमास एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन किसी हद तक वो जस्टिफाइड रीजन था, क्योंकि हमास ने अब अंडरटेक कर लिया था सुसाइड बॉम्बिंग इन इसराइल। वो एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अब वो वहां पे ब्लास्ट करते थे। सो ये एक्चुअली स्टोरी है इस चीज की। और अब जब जेरूसलम को कंप्लीट टेक ओवर करना चाह रही है इसराइल, हमास ने रिएक्शन में आके बहुत बड़ा अटैक कर दिया। इसराइल कुछ चुप नहीं रहा है दोस्तों। जब पहला अटैक हुआ है तब की सुबह से अब तक तकरीबन 1000 फलस्तीनियों को मारा दिया गया है, जिसमें ज्यादातर लोग बचे हैं। एयर बॉम्बिंग, एयर स्ट्राइक्स की जाती है, पूरे गाजा को रबल नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। तो दरअसल हकीकत यह है कि फलस्तीनियों की ही जमीन पे उन्हीं को हक नहीं दिया जा रहा है, और उसके प्रोटेस्ट में आके उन्हीं को टेररिस्ट कहा जाता है। थैंक यू सो मच।